हेलो एवरीवन, वेलकम टू CBL। और आज से हम एक बहुत ही अच्छी जर्नी स्टार्ट करने वाले हैं हमारे ज्योग्राफी की। ठीक है, तो देखो बहुत से बच्चों को कुछ जो इनिशियल डाउट्स होते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। पहले चीज़, क्या सर हम आपके वीडियो देखते देखते नोट्स बनाएं या हम वीडियो देख लें फिर नोट्स बनाएं? तो इसको मैं रिजॉल्व कर देता हूँ पहले ही कि अभी ज्योग्राफी में जो हमें करना है वो है कंसेप्ट समझना। कंसेप्ट एक बार समझ जाएंगे फिर कैसी भी चीज़ें आपको लिखनी है बहुत इजीली लिख सकते हो। अगर आप साथ में साथ लिखोगे आपको कंसेप्ट समझने में कहीं ना कहीं लैग कर जाओगे और आपको फिर दोबारा वीडियो देखना पड़ेगा। तो हमें ये चीज़ें बिल्कुल नहीं करनी है। हम वीडियो इसलिए देखना है, हमें ज्योग्राफिकल कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझ जाएंगे। नोट्स मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, उससे आप रीड आउट कर सकते हो। ऑलराइट, तो यही अप्रोच आपको रखना है और पूरे ज्योग्राफी सेशंस में केवल कॉन्सेप्ट्स। एक बार कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो गए फिर कहीं कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। ठीक है, तो कल मैंने जैसे आपको इंट्रोडक्टरी वीडियो में बताया कि हम कैसे कैसे चीज़ों को एक साथ जोड़ते हुए और चीज़ों को आगे कवर करेंगे। ठीक है, तो आज से हमारे स्टार्ट होगा आवर अर्थ। इसमें हम क्या क्या देखेंगे मैं आपको पहले ही बता देता हूँ ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि आज की वीडियो सेशन में सर क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम कवर करेंगे आपका अर्थ कैसे ओरिजिन हुआ था, बना कैसे था। तो इसके पीछे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अलग अलग थ्योरीज दी थी। ठीक है, उन कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरीज को हम देखेंगे। फिर हम देखेंगे कि आपके प्लैनेट्स कैसे बने, स्टार्स कैसे बने, सोलर सिस्टम के बारे में हम देखेंगे। राइट, और फिर हम आगे बढ़ेंगे ओरिजिन के बाद अर्थ के इंटीरियर में, कि अर्थ के इंटीरियर में क्या क्या डायनेमिक्स हैं, क्या क्या प्रोसेसेस वहाँ चल रहे हैं। फिर हम बात करेंगे वोल्केनिज्म की, फिर हम बात करेंगे अर्थक्वेक की। ठीक है, और उसके बाद फिर अगले सेशन में हम कवर करेंगे अपना ओशियन और कॉन्टिनेंट्स को। तो आज के सेशन में हम बात करेंगे अर्थ के बारे में। ऑलराइट, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन से। मैं आपको स्टार्ट कराना चाहता हूँ कि बाकी जैसे सोलर सिस्टम क्या हुआ, ठीक है, प्लैनेट्स कैसे क्या होता है, एस्टेरॉइड्स क्या होता है, मेटियोर्स क्या होता है, ये सब चीज़ें हम बात करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हमारे सोलर सिस्टम से। तो अगर आप देख पा रहे हो ये आपका यहाँ पे सन है। ठीक है, साथ में देखो बहुत सारे आपके प्लैनेट्स आपको दिख रहे होंगे ये। तो इस एंटायर चीज को हम बोलते हैं सोलर सिस्टम। अगर हम डेफिनेशन पे बात करें तो जो सन है और साथ ही साथ जो 8 प्लैनेट्स हैं अलॉन्ग विद देयर सैटेलाइट्स। सैटेलाइट्स क्या होते हैं भाई? जैसे अर्थ है, अर्थ का सैटेलाइट है मून, वैसे ही कुछ प्लैनेट्स हैं जिनके 5 सैटेलाइट्स हैं। जुपिटर है, उसके बहुत ज़्यादा सैटेलाइट्स हैं। मार्स के आपके फोबोस और मीबोस, ये 2 सैटेलाइट्स हैं। तो अलग अलग प्लैनेट्स की अलग अलग सैटेलाइट्स होते हैं। ऑलराइट, तो जो सन हो गया आपका, 8 प्लैनेट्स हो गए आपके, उनके सैटेलाइट्स हो गए, और साथ में कुछ एस्टेरॉइड्स होते हैं, मेटियोर्स होते हैं। तो उस एंटायर चीज को हम बोलते हैं हमारे सोलर सिस्टम। ठीक है, अगला आता है आपका प्लैनेट्स। सोलर सिस्टम में कौन कौन से प्लैनेट्स है अगर आपको सीक्वेंस जानना हो तो मरकुरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्यून एंड प्लूटो। प्लूटो कई बार बड़ा कंट्रोवर्शियल रहता है कि क्या प्लूटो को प्लैनेट्स में इन्वॉल्व करें, उसको कंसिडर करें या ना करें। तो कुछ टाइम पहले प्लूटो को हटा दिया गया था। रीज़न, इसके पीछे का रीज़न क्या है? प्लैनेट्स के को किसी भी चीज़ को आप प्लैनेट कब बोलोगे? तो जो हमारे इंटरनेशनल लेट्स से एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन है या जो भी बॉडी है जो डिसाइड करती है कि यार ये चीज़ प्लैनेट है, ये चीज़ सैटेलाइट है, वो उनका क्राइटेरिया ये रहता है कि जो प्लैनेट होना चाहिए वो स्फेरिकल शेप का होना चाहिए। तो प्लूटो भी है। ठीक है, बट कुछ और रीजंस रहते हैं जिसकी वजह से हम प्लूटो को कंसिडर नहीं करते कि यार वो सन के अराउंड घूमना चाहिए, उसका एलिप्टिकल पाथ हो या सर्कुलर पाथ हो। तो इन क्राइटेरियाज की वजह से कभी प्लूटो को अंदर रख लेते हैं, कभी बाहर रख लेते हैं। ठीक है, बट हमें उस पर नहीं जाना है डिटेल में, उतने हमको भी देखना है कि हमारे सोलर सिस्टम में क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो हमारे सन हो गया और जो 8 प्लैनेट्स मैंने आपको बताया, सीक्वेंस आपको पता होना चाहिए कि कौन सा पहले आता है। स्टेट पीसेस वगैरह में आपसे पूछ सकते हैं। ऑलराइट, अब देखो मैं आपको बताऊं कि भाई हॉटेस्ट प्लैनेट क्या है। जनरली बच्चों को मिसकंसेप्शन ये रहता है कि मरकरी इज द हॉटेस्ट प्लैनेट बिकॉज इट इज क्लोजेस्ट टू द सन, बट ऐसा नहीं है। जो हॉटेस्ट प्लैनेट है वो है वीनस। उसके पीछे एक जो रीजन है जो हमारे अर्थ पे भी आप देख रहे हो, ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट। वीनस के ऊपर भी ऐसा ही कुछ है।
वीनस पे बहुत सारे आपके वोल्केनो हैं, ठीक है, जिसमें से गैसेस निकलते रहती है और वहाँ पे क्लाउड टाइप का है बना हुआ एटमॉस्फेयर उनका, जो गैस को, जो हीट को पास आउट नहीं होने देते और वीनस गर्म होते जाता है क्योंकि बाहर जो गैस निकलने का रास्ता ही नहीं है। ऑलराइट, तो ये सारी चीज़ें हैं, आपको पता होना चाहिए। छोटा सबसे मतलब जो अर्थ के बाद कौन सा आता है, मार्स होता है, राइट, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स। ऑलराइट, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। फिर आइए हम बात करते हैं प्लैनेट्स के बारे में कुछ और। तो हमारे यहाँ 8 प्लैनेट हैं जैसे मैंने आपको बताया, इंक्लूडिंग प्लूटो, और जो उनका डिस्टेंस है सन से, ठीक है, तो उसके हिसाब से मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्यून और प्लूटो, ये आपके प्लैनेट्स हैं अलोंग द। अब देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज इसमें यह है कि जो प्लैनेट्स हैं वो सन के अराउंड एक फिक्स्ड ऑर्बिट में घूमते हैं। तो ऑल द प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन इज फिक्स्ड पाथ, एक फिक्स्ड पाथ में घूमते हैं जिसको हम बोलते हैं ऑर्बिट्स। ऑलराइट, अब देखो क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछा जा सकता है, लेट्स से यूपीएससी या हरियाणा सिविल सर्विस में भी आपके या अदर स्टेट पीसीएस में, कि स्टेटमेंट दे दिया कि द प्लैनेट्स हैव अ वेरिएबल पाथ अराउंड द सन। सो दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। ऑलराइट, क्योंकि हमको पता है कि प्लैनेट जो सन के अराउंड मूव करते हैं वो एक फिक्स्ड पाथ में मूव करते हैं, वो उस पाथ से डिविएट नहीं होते हैं। ऑलराइट, ऐसी चीज़ें आपके एग्जाम में पूछी जाती है, तो हमें जो माइन्यूट डिटेल्स हैं उसको भी साथ में साथ देखते जाना है ताकि एग्जाम में क्वेश्चन ज़रूर सही कर पाए हम। ऑलराइट, चलिए फिर अब आइए बात करते हैं थोड़ा अर्थ के बारे में। अवर मदर नेचर अर्थ, क्योंकि हमको भी इधर ही रहना है, बाकी प्लैनेट्स में तो अभी तो मतलब जीवन मिला नहीं है, खोज चल रही है, एलोन मस्क साहब अलग अलग सैटेलाइट भेजे जा रहे हैं, ठीक है, तो वो आगे आने वाली चीज़ है। अभी फिलहाल अवर अर्थ, हमको उस पर फोकस करना है। सो अर्थ आपका 3rd नियरेस्ट प्लैनेट है सन से, सन के 3रा सबसे करीबी प्लैनेट है, और साइज वाइज हम देखें तो इट इज द 5th लार्जेस्ट प्लैनेट। लार्जेस्ट की अगर हम बात करें तो आप बोल सकते हो जुपिटर, राइट। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे अर्थ की आती है, वो आता है अर्थ का शेप। जनरली क्या होता है जब भी हम देखते हैं तो यार अर्थ इज, कोई बोल देगा राउंड है, कोई उसको बोल देगा स्फेरिकल इन शेप, बट ये शेप एक्चुअल में नहीं है। एक्चुअल में जो अर्थ का शेप है दैट इज जियोइड, जियोइड शेप। रीजन, जो अर्थ का जो टॉप पोर्शन है और जो बॉटम पोर्शन है, अगर हम पोल्स की बात करें तो वो फ्लैट है। तो कई बार आपने देखा होगा कि कई बुक्स में आपने नोटिस किया होगा कि अर्थ का शेप ऐसे नहीं बनाते हैं, अर्थ का शेप कुछ ऐसा रहता है, मतलब यहां से स्फेरिकल है, नीचे फ्लैट टॉप ऑफ, यस, राइट, इसको बोलते हैं जियोइड शेप। अगर आपको यहाँ पे क्लियर नहीं दिख रहा तो मैं यहाँ बना देता हूं, ये कुछ ऐसा है, ये चीज जो है ना बॉटम और ये टॉप इसका, दिस इज लाइक दिस फ्लैट टॉप, और ये वाला पोर्शन भी फ्लैट है। तो इसी को हम बात करते हैं, इसी को हम बोलते हैं आपका जियोइड, जियोइड इन शेप। तो ये ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि लेट्स से अर्थ का शेप जियोइड है कि नहीं है, आपको एक आइडिया हो कि जियोइड वर्ड होता क्या है बेसिकली। सो फ्लैट पोल्स, पोल्स पे आके अर्थ फ्लैट होता है और साइड में ऐसे स्फेरिकल सा रहता है, राइट। तो ये कुछ इंफॉर्मेशन आपको, एक जनरल इंफॉर्मेशन आपको दी मैंने। अब आइए आगे देखते हैं मून के बारे में। हमने अर्थ को देख लिया, प्लैनेट्स की बात कर ली, अब आइए देखते हैं अर्थ की कुछ सैटेलाइट्स हो गई, एस्ट्रॉइड्स क्या होते हैं, मेट्रॉइड्स क्या होते हैं, इनके बारे में। तो देखो जो मून है आपको पता है इट इज द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ। एक वो आर्टिफिशियल सैटेलाइट भी होती है जो हमने लॉन्च करते रहते हैं, GSLV दिस एंड दिस, PSLV C35, वो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स होती है। आर्टिफिशियल मतलब जो मैन मेड सैटेलाइट्स होती हैं, जो हमारे किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए हम भेजते हैं स्पेस में। लेट्स से हमें GPS, राइट, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, जो आप लेट्स से आप आज कहीं ऑफिस से आए होगे या कहीं आप जाते हो तो आप GPS ट्रैकर ऑन करते हो कि मैं इस लोकेशन पे चले जाऊँ, ये ऐसा रास्ता है। और वो कैसे आपको रास्ता दिखता है, बिकॉज जो हमने ऊपर सैटेलाइट भेजी है वो आपको कॉन्स्टेंटली
मॉनिटर करते रहता है। तो वो हो गई आर्टिफिशियल सैटेलाइट। मून इज द नेचुरल सैटेलाइट। तो इसके पीछे देखो सैटेलाइट क्या होती है, तो इट इज अ सेलेस्टियल बॉडी दैट मूव्स अराउंड द प्लैनेट। जैसे सन के अराउंड जितने प्लैनेट्स मूव करते हैं ऐसे अपने फिक्स्ड पाथ में, वैसे ही जो सैटेलाइट होती है वो प्लैनेट के अराउंड मूव करती है। तो अगर मैं दिखाऊं, लेट्स से दिस इज सन, राइट, और ये आपका है अर्थ। अर्थ सन के अराउंड लेट्स से ऐसे मूव कर रहा है, ऑलराइट। वैसे ही जो मून है, लेट्स से दिस इज मून, मून अर्थ के अराउंड ऐसे मूव कर रहा होगा, ठीक है। तो सिमिलर वे एज द प्लैनेट मूव अराउंड द सन, उसी तरीके से जो सैटेलाइट है वो प्लैनेट के अराउंड मूव करता है। अब देखो मून के ओरिजिन में भी बहुत सारी थ्योरीज आई थी। उसमें एक थ्योरी थी आपकी बिग स्प्लैट थ्योरी, जिसमें क्या कहा गया था कि जो अर्थ था, ऐसे बड़ा सा अर्थ है, उधर से कोई एस्ट्रॉइड या लेट्स से कोई सेलेस्टियल अदर बॉडी है, वो अर्थ से आके टकरा गई, जिसमें से अर्थ में से एक टुकड़ा ऐसे निकल के टूट गया, राइट, और वो टुकड़ा अर्थ के अराउंड मूव करने लगा। तो ऐसे मून बना था। इसके पीछे जो थ्योरी है उसको बोलते हैं बिग स्प्लैट थ्योरी, ऑलराइट। ऐसे मल्टीपल थ्योरीज हैं। अब देखो तीन को थ्योरीज क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये एक हाइपोथेसिस है कि ऐसा हुआ होगा, कोई कंफर्मेशन नहीं है, ऐसा हुआ होगा, लोगों ने अपनी हाइपोथेसिस दी। अभी जब हम आगे बात करेंगे कि ओरिजिन ऑफ अर्थ कैसे हुआ था, उसमें भी बहुत सारे लोगों ने अपनी थ्योरी पुट की थी। तो वैसे ही एक बिग स्प्लैट थ्योरी मून के लिए बोला जाता है कि अर्थ में से एक टुकड़ा निकल के बाहर आ गया जो कि मून बन गया, राइट। सो अगला जो पॉइंट था वो था इट्स डायमीटर इज ओनली 1/4 ऑफ दैट ऑफ अर्थ। मतलब जो मून का डायमीटर है वो अर्थ के कंपैरिजन में ओनली 25% है, ऑलराइट। डायमीटर आपका होता है, लेट्स से अर्थ का डायमीटर ये है लेट्स से 100। सो जो मून का डायमीटर है वो आपका लेट्स से 25 है, ओके। तो ये था। अब नेक्स्ट एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है मून के बारे में, जिसको बोला जाता है डार्क साइड ऑफ द मून, क्लियर। अब वो डार्क साइड ऑफ द मून क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। आपने कुछ मूवीज भी देखी होंगी इसके ऊपर, ट्रांसफॉर्मर्स की आपने शायद देखी होगी, डार्क ऑफ द मून। और इवन चाइना का जो एक स्पेस मिशन है चांगे 4 आई थिंक, जो कि लूनर मिशन है, वो भी जो मून का जो डार्क साइड है उसको एक्सप्लोर करने के लिए वो भेजा गया है। तो डार्क साइड ऑफ द मून होता क्या है, तो देखो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज ये है कि लेट्स से दिस इज मून और ये है आपका अर्थ, ओके। तो फंडा ये है कि हम लोग केवल अर्थ से मून का ये वाला पोर्शन देख पाते हैं। अर्थ से आपको कभी भी मून का ये वाला जो पोर्शन है ये दिखता नहीं है, और इसी पोर्शन को हम बोलते हैं डार्क साइड ऑफ द मून, क्लियर। और ऐसा होता क्यों है, इसके पीछे है आपका ज्योग्राफी, राइट। तो देखो इसका बहुत ही सिंपल रीजन है। होता क्या है, जो मून है, मून भी अपने एक्सिस पे रोटेट करता है, ठीक है। मून अपने एक्सिस पे ऐसे रोटेट करता है, और साथ ही साथ मून अर्थ के अराउंड रिवॉल्व भी करता है, राइट। जैसे अपना अर्थ है वो सन के अराउंड रिवॉल्व करता है, वैसे ही जो मून अर्थ की जो सैटेलाइट है वो अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करती है, और साथ ही साथ वो अपने एक्सिस पे रोटेट भी करती है। तो यहाँ पे कैच ये है कि जो मून का रोटेशनल टाइम है अराउंड इट्स एक्सिस, अपने एक्सिस पे जो मून रोटेट करता है तो एक रोटेशन वो कंप्लीट करता है 27 दिनों में, और उतने ही टाइम में 27 दिनों में ही मून अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करता है इन 27 डेज, जिसको हम बोलते हैं सिंक्रोनस ऑर्बिट, राइट, सिंक्रोनस रोटेशन। मून अपने एक्सिस पे 27 दिनों में एक रोटेशन कंप्लीट करता है, और उतने ही टाइम में वो अर्थ के अराउंड भी रिवॉल्व करे जाता है, एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करे जाता है, जिसकी वजह से हम मून का केवल ये पोर्शन देख पाते हैं। क्लियर हुआ है आपको?
बिकॉज ऑफ द सिंक्रोनस रोटेशन। क्लियर? चलिए, तो ये हो गया मून की बात। अब आइए देखते हैं एस्टेरॉइड्स। एस्टेरॉइड्स क्या होते हैं? तो देखो, ये छोटी बॉडीज होती हैं, पत्थर टाइप का होता है, जैसे ये है, ठीक, छोटे से बॉडी होता है। प्लैनेट इतना नहीं होता, छोटा होता है, ऑलराइट, और वो सन के अराउंड ही मूव करता है। और इसका सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है एस्टेरॉइड्स का, कि ये केवल मार्स और जुपिटर के ऑर्बिट्स में मिलते हैं, बिटवीन मार्स एंड जुपिटर। उसको एस्टेरॉइड बेल्ट भी बोला जाता है, राइट। लेट्स से दिस इज सन, यहाँ पे सन है, मरकुरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, ठीक है। ये आपका जुपिटर हो गया, ये मार्स हो गया, मरकुरी, वीनस, अर्थ। तो ये जो पोर्शन है, इसमें आपके एस्टेरॉइड्स पाए जाते हैं, ऑलराइट, और वो सन के अराउंड ही ऐसे मूव करते हैं। तो ये दो चीज़ ध्यान दीजिएगा इसके ऊपर। अब देखो, एस्टेरॉइड से रिलेटेड आपको कुछ करंट अफेयर्स की चीज़ें भी ध्यान आ रही होंगी। एस्टेरॉइड बेनू, ठीक है, या फिर एस्टेरॉइड ryugu, ये ऐसे एस्टेरॉइड्स हैं जो अर्थ के काफ़ी करीब आने वाले हैं, ठीक है। तो थ्रेट रहता है कि कहीं ये अर्थ से टकराए ना, ऑलराइट। इसके ऊपर नासा का एक मिशन भी है जो कि ट्राई करता है कि जो एस्टेरॉइड्स आने वाले हैं उनके ऊपर कुछ ऐसा इम्पैक्ट किया जाए ताकि वो अर्थ से दूर हो जाए। तो इसके ऊपर आपको करंट अफेयर्स में भी काफ़ी सारी चीज़ें मिलेंगी, ठीक है। एस्टेरॉइड बेनू आप ज़रूर ध्यान रखना। इट इज़ कई बार होता है कि बेनू रिसेंटली सीन इन न्यूज़, क्या है, व्हाट इज़ दिस, आपको दे देंगे लेट्स से कि कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल है, राइट, कोई एस्टेरॉइड है, तीसरा ऑप्शन कुछ और दे देंगे, तो आपको पता होना चाहिए बेनू इज़ एन एस्टेरॉइड, ऑलराइट। तो ये चीज़ें, करंट से भी चीज़ों को हमको साथ में साथ जोड़ते हुए चलना है। तो मैं आपको बोलूँगा कि एस्टेरॉइड के ऊपर आपने बेनू को एक बार, उससे रिलेटेड जो भी फैक्ट्स हैं करंट अफेयर्स, वो ज़रूर एक बार देखिएगा, ठीक है। चलिए, अब आता है मेटेओरॉइड्स। मेटेओरॉइड्स में देखो स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक्स होते हैं जो कि सन के अराउंड ही मूव करते हैं और थोड़े शाइनी होते हैं। रात में देखते हो ना, टूटता हुआ तारा, कई बार जो लोग बोलते हैं, वो टूटता हुआ तारा कोई नहीं रहता, वो मेटेओर्स रहते हैं, ऐसे मूव करते हैं, स्ट्रीक ऑफ लाइट रहती है उनके पास, तो वो मेटेओर्स होते हैं, ठीक है। चलिए, ये तो हो गए कुछ बेसिक चीज़ें कि हमारे यूनिवर्स में, हमारे स्पेस में, हमारे सोलर सिस्टम में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिस पे बेसिक आइडिया होना चाहिए आपको। क्वेश्चन इधर से आते नहीं हैं, मैं अभी आपको बता दूं बहुत फ्रैंकली, इनमें से क्वेश्चंस आते नहीं हैं। क्वेश्चंस आपसे देखो जो पूछे जाते हैं वो ओरिजिन पे पूछते हैं कई बार, और वो कैसे पूछते हैं मैं भी आपको आगे बताऊंगा, और किस साल में चीज़ें आई हैं। तो चलिए अब बात करते हैं ओरिजिन ऑफ अर्थ। इस पे बहुत सारी थ्योरीज लोगों ने दी हुई हैं। पहली है आपकी नेबुलर हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस बोला जा रहा है, परफेक्ट नहीं पता कि यही हुआ होगा, इसी वजह से प्लैनेट्स या सोलर सिस्टम बने हैं। दीज आर ऑल इन थ्योरीज। देन वी हैव द बाइनरी थ्योरीज, देन वी हैव अ बिग बैंग थ्योरी, ऑलराइट। तो देखो होता क्या है, नेबुलर हाइपोथेसिस, और इन सब के बारे में एक एक करके सबको देखते हैं। तो देखो, नेबुलर हाइपोथेसिस में बोला गया था कि जो प्लैनेट्स हैं, प्लैनेट्स वर फॉर्म्ड आउट ऑफ अ क्लाउड ऑफ मटेरियल। एक क्लाउड था, हाइड्रोजन गैस का क्लाउड था, जिसमें से मटेरियल टूट के बाहर निकला और वो कंडेंस होके आपका प्लैनेट बन गया। चलिए अब बात करेंगे ओरिजिन ऑफ अर्थ में, एक एक करके सारी थ्योरीज को हम देखेंगे। सबसे पहला है आपका नेबुलर थीसिस, ठीक है, नेबुलर हाइपोथेसिस जिसे बोलते हैं। इसमें बोला गया था कि जो प्लैनेट्स हैं, एक हाइड्रोजन गैस का क्लाउड था, काफ़ी डेंस क्लाउड था। आपको पता है स्पेस में हाइड्रोजन गैस काफ़ी ज़्यादा है, तो वो एक क्लाउड टाइप का फॉर्म किया था, ठीक। और उसी क्लाउड में से आपका ये जो क्लाउड था धीरे धीरे रोटेट कर रहा था, राइट। लेट्स से यहाँ पे आपको मैं दिखा देता हूँ, आपको और क्लैरिटी होगी। लेट्स से एक सन है यहाँ पे, और यहाँ पे ये क्लाउड था, क्लाउड ऑफ गैस, और ये जो क्लाउड ऑफ गैस है ये धीरे धीरे सन के अराउंड ऐसे मूव कर रहा था, ऑलराइट। और इसी क्लाउड में से क्या हुआ, कुछ कुछ पोर्शन ऐसे निकलने लगे, और यही चीज़, ये जो पोर्शन टूट के निकल रहे थे, ये भी क्या धीरे धीरे सन के अराउंड ऐसे मूव करते आ रहे थे, और वो कंडेंस होने लगे। और वो जो चीज़ें टूट के गिर रही थी, अलग निकल रही थी,
इसी को फॉर्मेशन हुआ था आपका हमारे प्लैनेट्स का, और ऐसे ही अर्थ आया था। तो ये तो एक इनिशियल हाइपोथेसिस थी। उसके बाद इसको फर्दर रिफाइन किया गया। देखो सबसे पहले इनिशियली ना आपका जो इमैनुअल कांत ने ये बोला कि ऐसी चीजें हुई थी, राइट। फिर इसको और थोड़ा रिफाइन किया गया आगे चल के, किसने? लाप्लास ने। ये इमैनुअल कांत एक जर्मन फिलोसोफर थे, उन्होंने बोला कि इस टाइप की चीजें होती है, सन है, एक क्लाउड है, घूम रहा है, उसमें से चीजें निकली। उसको फर्दर रिफाइन किया लाप्लास ने, जो कि एक मैथमेटिशियन थे, बहुत फेमस मैथमेटिशियन है। इन्होंने बोला कि नहीं, ऐसा नहीं है, एक वॉन्डरिंग स्टार आया, एक सितारा था घूमते फिरते, इस क्लाउड के पास अप्रोच किया, ठीक है, और इसमें से एक सिगार शेप पोर्शन, ऐसा सिगार आपने देखा होगा जो मूवीज में वो लोग स्मोकिंग करते हैं, जिससे सिगार शेप, वो पोर्शन ऐसे टूट के निकल गया, और जिसमें से फर्दर आपके प्लैनेट्स बने, राइट। तो ये चीजें बताई गई थी, लाप्लास ने बोला। अब उसको फर्दर आगे एडवांस किया गया। कुछ आपकी जर्मन फिलोसोफर और थे जिन्होंने बोला कि नहीं, ये नहीं हुआ था, सन का एक कंपेनियन था, एक सन है, इसके साथ में एक और इसका कंपेनियन था, ठीक है, जो कि ऐसे ही मूव कर रहा था, जिसमें से चीजें टूट के निकली और वो कंडेंस होके प्लैनेट का फॉर्म किया, राइट। तो मैं एग्जैक्ट लाइन आपको बताता हूं। सो सन वॉज सराउंडेड बाई अ सोलर नेबुला। एक सोलर नेबुला, जैसे ये नेबुला क्या है, बेसिकली कुछ नहीं है, गैसेस का एक कॉम्पैक्ट क्लाउड टाइप का, राइट। बहुत ज्यादा गैसेस उसमें भरी हुई हैं और एक कॉम्पैक्ट सा क्लाउड है, सन उससे सराउंडेड था। एंड ये जो क्लाउड है इस अगेन सन के ऐसे मूव कर रहा था, और ड्यू टू फ्रिक्शन इसमें से चीजें धीरे धीरे ऐसे निकल के मूव करने लगी, एक्रेशन हुआ, चीजें जुड़ी भी, कुछ उसमें से निकली, और फिर धीरे धीरे आपके प्लैनेट्स वगैरह फॉर्म किए। तो ये धीमे धीमे बहुत सारे इसके मॉडिफिकेशंस आए थे। तो इसी को बोलते हैं, इसको कई लोग बाइनरी थ्योरीज भी बोल देते हैं। बाइनरी मतलब 2, तो यहाँ सन है और इसी का कंपेनियन था एक यहाँ पे, और जो सन था सराउंड था नेबुलर क्लाउड से, इस क्लाउड से सराउंडेड था, ऑलराइट। तो ये एक थ्योरी दी गई थी। फिर आगे आइए, ये सब जर्मन्स करते थे, जर्मन उस टाइप काफ़ी एडवांस है, अभी भी बहुत एडवांस है, तो वो उस टाइप की चीज़ें आपकी करते थे, राइट। अब और आगे हम जब आए, तो ये जो मैंने आपको बताया था, अ वॉन्डरिंग स्टार अप्रोच्ड द सन, सन को अप्रोच किया एक वॉन्डरिंग स्टार ने, रिजल्टिंग इन सेपरेशन ऑफ सिगार शेप्ड एक्सटेंशन ऑफ मटेरियल फ्रॉम द सोलर सरफेस। सन के जो सोलर नेबुला था उसके सरफेस से निकल के एक सिगार शेप एलिमेंट निकला, और ये जो सोलर सरफेस जो टुकड़ा टूट के गिरा था वो अगेन सन के अराउंड मूव करते गया, जिसमें से प्लैनेट्स आपके बने। ये थ्योरी थी। अब आती है जो सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरी जिस पे हमको फोकस करना है, जो एक्चुअल जिसका प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस या फिर लेट्स से आपका इम्प्लीमेंटेशन है, ठीक है, इसको लोग यूज करते हैं, इसको अप्लाई करते हैं, इसके बारे में स्टडी होती है। तो इसको बोला जाता था द बिग बैंग थ्योरी, बिग बैंग थ्योरी बोली जाती थी। अब हम बात करेंगे बिग बैंग थ्योरी की। सो बिग बैंग थ्योरी वो नहीं जो सीजन आता है बच्चे, वो एपिसोड्स वगैरह, वो बिग बैंग थ्योरी नहीं है। इसमें बोला गया था बिग बैंग थ्योरी में बेसिकली, अगर मैं आपको बताऊं, एक मिनट, सो अगर आप यहाँ फोकस करें, इसमें बोला गया था पूरा जो यूनिवर्स था पहले वो एक छोटे से टाइनी बॉल में कॉम्पैक्ट सा था, जिसका एक छोटा सा एक बॉल टाइप का, जिसका इनफाइनाइट टेम्परेचर थी, इनफाइनाइट डेंसिटी थी। इस छोटे से बॉल की, पूरा यूनिवर्स इस छोटे से बॉल के अंदर पहले ऐसे कॉम्पैक्ट था। अब क्या हुआ, इसमें एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हुआ, बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हुआ, और इससे चीजें ऐसे एक्सपैंड करने लगी। ठीक है, इसी को बोलते हैं एक्सपैंडिंग यूनिवर्स थ्योरी, भी इसे बोला जाता है एक्सपैंडिंग यूनिवर्स थ्योरी।
छोटी सी बॉल में बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हुआ, इसलिए बोलते हैं बिग बैंग। बैंग होता है ना, बम फूटता है तो बैंग आवाज आती है, ठीक है। तो इसी में से एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हुआ और चीजें एक्सपैंड करने लगी और ये फॉर्मेशन हुआ यूनिवर्स का पूरे, और इसी में से आपके प्लैनेट्स और अदर सेलेस्टियल बॉडीज निकले। और इसलिए अभी भी बोला जाता है जो यूनिवर्स है इट इज कॉन्स्टेंटली एक्सपैंडिंग। यूपीएससी 2018 प्रीलिम्स में क्वेश्चन था, राइट, कि आइंस्टाइन की जो जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है उसमें बोला गया है कि यूनिवर्स इज कॉन्स्टेंटली एक्सपैंडिंग। ये लाइन आई थी डायरेक्ट और ये बिग बैंग से ही रिलेटेड थी। क्वेश्चन क्यों पूछा गया था उस टाइम? क्योंकि आपको एक दो साल पहले की बात अगर करंट आप लोग पढ़ रहे हो, ध्यान होगा कि ग्रेविटेशनल वेव्स की डिस्कवरी हुई थी। और वो ग्रेविटेशनल वेव्स कहाँ से निकल रहे थे? इट वाज ऑल एसोसिएटेड विद दिस बिग बैंग थ्योरी, ठीक है, जो कि एल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपनी जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में भी मेंशन किया था, राइट। अगेन यूपीएससी 2017 में एक और क्वेश्चन था। मैं इसलिए बोल रहा हूँ जो बिग बैंग थ्योरी ना, इसको हमको थोड़ा एक पता होना चाहिए कि क्या है। जो मैंने अभी आपको बताया कि जो टाइनी बॉल थी, सारी चीजें इसी के अंदर समाई हुई थी, जिसका एक छोटा सा मास था लेकिन इनफाइनाइट टेम्परेचर, इनफाइनाइट डेंसिटी थी, और सारा चीज इसी के अंदर था जिसके अंदर एक्सप्लोजन हुआ। तो जो इनिशियली ये जो थी बॉल, टाइनी बॉल, और जब सारी चीजें इसके अंदर समाई हुई थी तो एक सिंगल चीज थी पूरे मतलब ब्रह्मांड में। इसको हम बोलते थे सिंगुलैरिटी। दिस वॉज अ सिंगल थिंग जिसमें सारी चीजें समाई हुई थी, इसको टर्म बोलते हैं सिंगुलैरिटी। यूपीएससी 2017 प्रीलिम्स में क्वेश्चन था कि द टर्म सिंगुलैरिटी ऑफन सीन इन न्यूज इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। 4 ऑप्शन दे दिए थे, फॉरेस्ट, ठीक है, यूनिवर्स, ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, ठीक है, आपका दे दिया था ऐसे ही 2-3 और ऑप्शंस थे उसमें। तो जिस बच्चे ने भी ये चीजें डायरेक्टली एनसीईआरटी में एक डायग्राम बना के दिया हो तो वहां लिखा हुआ था सिंगुलैरिटी, राइट। इसी से रिलेटेड टर्म था इवेंट होराइजन। क्वेश्चन इसी इवेंट होराइजन पे ही ये क्वेश्चन था बेसिकली। तो जिसको भी पता है सिंगुलैरिटी, इवेंट होराइजन, ये सारे टर्म्स आप इजीली टिक कर देते कि ये ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स से रिलेटेड है, राइट। तो ये थी आपकी बिग बैंग थ्योरी। तो ये 3 थ्योरी थी, और भी मल्टीपल थ्योरीज थी, बट जो हमारे जीएस के लिए काम की चीज़ें हैं जो हमारी किताबों में मेंशन है, तो ये 3 थ्योरीज का मेंशन रहता है, ऑलराइट। चलिए अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ पे, ज्योग्राफी पे हम अब आ रहे हैं। अभी तो हमने यूनिवर्स की बात की कि यूनिवर्स कैसे बना, प्लैनेट्स क्या होते हैं, सोलर सिस्टम्स क्या होते हैं। अब हम आते हैं अपना कोर ज्योग्राफी के ऊपर, ठीक है। तो जिसमें हम सबसे पहले बात करेंगे लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की। सबको पता है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं लैटिट्यूड क्या होता है, लॉन्गिट्यूड क्या होता है, फिर भी ब्रीफली हम इसको और कवर करते हैं। तो पहले हम बात करते हैं लैटिट्यूड की। तो अगर मैं आपको दिखाऊं दिस इज अर्थ, तो जो पैरेलल्स होती हैं जो ऐसे मूव कर रही हैं, ऑलराइट, इसको हम बोलते हैं द पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। पैरेलल क्यों? क्योंकि जो लैटिट्यूड्स दीज आर इमेजिनरी लाइंस, ये आपस में पैरेलल है, ऑलराइट। ये चीज़ आप लॉन्गिट्यूड के लिए नहीं बोल सकते। लॉन्गिट्यूड अगर आप देख रहे हो, यहाँ पे गया, मैं कलर चेंज कर देता हूँ आपको और क्लैरिटी होगी। तो ये देख रहे हो, दीज आर लैटिट्यूड्स, राइट। यहाँ पे देखो लॉन्गिट्यूड्स ऐसे मूव कर रहे हैं, और ये देखो इस पॉइंट पे आके ये ज्वाइन कर जा रहे हैं, ठीक है। तो इसको पैरेलल्स ऑफ लॉन्गिट्यूड नहीं बोला जाता है, लैटिट्यूड्स को बोलते हैं पैरेलल, बिकॉज दीज आर पैरेलल लाइंस, ऑलराइट। सो लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स आपका दोनों डिग्री में मेजर होता है। अब देखो लैटिट्यूड का इंपॉर्टेंस क्या है, ये क्वेश्चन मेरे लिए भी बहुत एक आपको क्या बताएं, जैसे बोल सकता हूँ कि मेरे लाइफ से भी जुड़ी हुई चीज़ है। मैंने इंटरव्यू दिया था, मेरे से क्वेश्चन यही पूछा गया था इंटरव्यू में कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड में ऐसा कोई एक ऐसा आप चीज़ मुझे बताओ जिससे इनका जो डिफरेंस है ना वो क्लियर हो जाएगा। मैक्सिमम बच्चे यही बोलेंगे सर लैटिट्यूड ईस्ट टू वेस्ट मूव करता है ऐसे, लॉन्गिट्यूड नॉर्थ टू साउथ मूव करता है। तो ये डायरेक्शंस वाला नहीं था।
लैटिट्यूड की सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि लैटिट्यूड सिग्निफाइज टेम्परेचर। तो जो लैटिट्यूड होता है, जैसे ये देखो अलग अलग कुछ लैटिट्यूड से मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले तो ये है 0 डिग्री लैटिट्यूड, ये देखो डैश लाइन ये जो गई है, इसको हम बोलते हैं इक्वेटर। ओके, फिर आप जैसे जैसे ऊपर जाओगे, इसके जो इक्वेटर के नॉर्थ साइड जितने भी लैटिट्यूड्स होंगे, इसके आगे हम डिग्री नॉर्थ लिखते हैं, और इसके जो साउथ में होंगे इसमें साउथ लैटिट्यूड्स बोलते हैं। एग्जांपल के लिए दिस इज 30 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, दिस इज 30 डिग्री साउथ लैटिट्यूड। -30 मत बोलना इसको, 30 डिग्री साउथ लैटिट्यूड। और इसका मतलब ये भी नहीं होता कि 30 डिग्री टेम्परेचर है यहाँ पे, ऐसा नहीं होता है, एंगल सही है। ऑलराइट, अब देखो लैटिट्यूड मैंने आपको बोला इट सिग्निफाइज टेम्परेचर। कैसे? अगर मैं बात करूं जितने भी लोअर लैटिट्यूड्स होंगे, 0 डिग्री, 1 डिग्री, 10 डिग्री, 20 डिग्री, यहाँ पे आपको पता है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा गर्मी रहती है, जिसको हम बोल देते हैं ट्रॉपिकल लैटिट्यूड्स। ऑलराइट, तो अगर आप ये देख पा रहे हो ये वाला डायग्राम, मैं इसको और थोड़ा इसका आउटलाइन क्लियर कर देता हूँ। ओके, तो इसमें एक ये पोर्शन है और ये पोर्शन है। तो कुछ इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स आप लोग ध्यान रखेंगे। ये है आपका 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, जिसको हम बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। जैसे हम 0 डिग्री को इक्वेटर बोलते हैं, वैसे 23.5 डिग्री नॉर्थ को हम बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। 23.5 डिग्री साउथ, 23.5 डिग्री साउथ, इसको हम बोलेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। और इसके बीच का ये जो जोन है, इसको हम बोल देते हैं दिस इज द ट्रॉपिकल जोन और द टॉरिड जोन। टॉरिड जोन भी बोला जाता है। और यहाँ पे टेम्परेचर जनरली जो मीन टेम्परेचर होता है, एवरेज टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा रहता है, क्योंकि सन यहाँ पे कॉन्स्टेंटली यहाँ पे फोकस किया रहता है। सन का जो मूवमेंट है, सन तो मूव नहीं करता, अर्थ सन के अराउंड मूव करेगा, मैं भी आपको आगे चीज़ें बताऊंगा। तो जो सन रेज होती है ना, सन रेज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में अपेरेंट मूवमेंट होता है। ऑलराइट, जो मेजर सन रेज आती हैं, सोलर रेडिएशंस, इसके बीच में रहता है, इसलिए इस एरिया का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है। तो अगर मैं बोलूँ कि लोअर लैटिट्यूड में टेम्परेचर ज़्यादा होता है और सन रेज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बाद यहाँ पे बहुत स्लाइट सन रेज जाती, बहुत कम सन रेज पहुँच पाती हैं ऊपर। सिमिलरली ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बाद इधर नीचे यहाँ भी जो सन रेज है बहुत कम सन रेज पहुँचती हैं, बहुत स्लैंट वाली रेज पहुँचती हैं। तो इस वजह से जब आप ऊपर जाओगे हायर लैटिट्यूड साइड, यहाँ पे नॉर्थ पोल पे आपका 90 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, यहाँ पे 90 डिग्री साउथ लैटिट्यूड। तो जैसे जैसे आप 0 डिग्री से लेट से ऊपर या नीचे जाओगे, टेम्परेचर आपका कम होने लगेगा, एक जनरल जो ट्रेंड होता है। इसलिए लैटिट्यूड जब भी आप सुने, रिलेट इट विथ टेम्परेचर, टेम्परेचर से उसको रिलेट किया करो। मैं आपसे बोलूँगा कि यार 0 डिग्री लेट्स से कि 10 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड और 75 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, यहाँ पे टेम्परेचर कैसा, किस टाइप का क्लाइमेट होगा। तो आपको तुरंत दिमाग में आना चाहिए कि सर लोअर लैटिट्यूड में हमेशा गर्मी, जनरल जो टेम्परेचर है गर्म रहेगा, गर्मी वहाँ ज़्यादा रहेगी, और जैसे जैसे आप ऊपर रहोगे वहाँ पे कोल्ड क्लाइमेट होगा। तो जितने भी हमारे यूरोपियन नेशंस हैं या फिर रशिया, नॉर्थ रशिया, ये सब चीज़ें ये ऊपर वाले रीजन में आ जाती हैं आपकी। ओके, तो जो इसका डिवीजन किया गया है, 3 डिवीजन में किया गया है अर्थ का टेम्परेचर के बेसिस पे। एक है टॉरिड जोन, एक है आपका टेम्परेट जोन, और एक है फ्रिजिड जोन। तो टॉरिड जोन में जैसे इंडिया वगैरह आ गई, टेम्परेट जोन में जैसे रशिया वगैरह आ गया, और फ्रिजिड जोन में जो फ्रोजन है, साउथ, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, ये सारी चीज़ें आपकी फ्रिजिड जोन में आ जाएंगी। ऑलराइट, तो इसलिए ध्यान रखिएगा लैटिट्यूड सिग्निफाइज टेम्परेचर। ऑलराइट, तो ये हो गया लैटिट्यूड के बारे में, 2-3 जो काम की लैटिट्यूड तो ध्यान रखिएगा। अगला आता है लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड्स क्या होते हैं? तो जैसे मैंने आपको बताया, ये ऊपर से जितनी भी ये ब्लू लाइंस ऐसे नीचे ऐसे आ रही हैं, ये सब आपकी लॉन्गिट्यूड्स हैं, लाइंस ऑफ रेफरेंस रनिंग फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। ऑलराइट, unlike the parallels of latitude, all meridians are of equal length
एक ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसकी ध्यान रखिएगा, जो लैटिट्यूड्स होती हैं, जैसे ये आपका लैटिट्यूड्स थे, ठीक है, तो ये आपको दिख रहा है कि ये थोड़ी छोटी लैटिट्यूड है, ये उससे बड़ी लैटिट्यूड है, ये और बड़ी है, और इक्वेटर इज द लेंथीएस्ट वन। रीज़न, इसका रीज़न क्या है ऐसा? आपको याद आ रहा है मैंने अर्थ का शेप क्या बताया था? जियोइड शेप। तो अर्थ का जो सबसे ज़्यादा विड्थ है यहाँ पे है, जो कि इक्वेटर, और जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे यहाँ पे आपका लेंथ आपकी कम होने लगती है, राइट? क्लियर हो गया? बट लॉन्गिट्यूड के केस में ऐसा नहीं है। लॉन्गिट्यूड सारी जितनी भी ऊपर से नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक आ रही हैं वो सब इक्वल लेंथ की होती हैं। क्लियर? अब देखो कुछ कुछ, जैसे हमने लैटिट्यूड्स की बात की, वैसे ही लॉन्गिट्यूड्स में भी कुछ कुछ लॉन्गिट्यूड्स होती हैं जो आपको ध्यान रखना है। एक होता है 0 डिग्री, जिसको हम GMT भी बोलते हैं, और एक होता है 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड। देखो ये सर्कल है, पूरा अर्थ एक सर्कल है, टोटल 360 डिग्री होगा। तो ऐसे ही जो लॉन्गिट्यूड्स हैं, ऐसे देखो 0 डिग्री, 10 डिग्री, 20, ऐसे करते करते यहाँ पे जब आओगे ऐसे गोल घूम के इधर इधर, तो टोटल ऐसे ये 360 डिग्री ऐसे लॉन्गिट्यूड्स आपको मिलेंगे। ओके, तो जो ये जैसे 0 डिग्री आपको दिख रहा है कि दिस इज द 0 डिग्री, मैं क्लियर कर देता हूँ एक बार, आपको और क्लैरिटी आएगी। कलर भी चेंज करते हैं थोड़ा। देखो यहां पे आपको ये दिख रहा है कि ये एक 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है, जिसको हम बोलते हैं दिस इज द प्राइम मेरिडियन। अब देखो जैसे लैटिट्यूड टेम्परेचर शो करता था, लॉन्गिट्यूड शो करता है आपका टाइम। ओके, तो ये जो 0 डिग्री है ये हमारा जो एक्चुअल टाइम हम जो नोट करते हैं, जो कि एक बेसिकली ग्रीनविच मीन टाइम जिसे बोला जाता है, जिसके हिसाब से वर्ल्ड में अलग अलग टाइम वगैरह टाइम जोन्स बटे हुए हैं। तो मैं आपको एक फंडा बता देता हूँ इसमें। ये 0 डिग्री, इसके अगर आप ईस्ट साइड आओगे तो टाइम आपका इंक्रीज होगा। एग्जाम्पल के तौर पे अगर 0 डिग्री पे, जो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है ना, ये लंदन में ग्रीनविच एक जगह है वहाँ से गुजरती है, ठीक है, तो इसलिए इसको ग्रीनविच मीन टाइम बोलते हैं। और ये सेंटर माना जाता है, और इससे जब आप राइट साइड मुड़ेंगे तो आगे जाएंगे तो आप टाइम आपका बढ़ेगा। एग्जाम्पल, अगर 0 डिग्री पे दोपहर के 12 बज रहे हैं, तो अब जैसे ही इस पे थोड़ा आगे आए, ठीक, 15 डिग्री लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड आगे आए, तो वहाँ पे टेम्परेचर जो टाइम हो जाएगा वो हो जाएगा दोपहर के 1 घंटे आपने आगे बढ़ गया। इसका रीज़न क्या है मैं आपको बता देता हूँ। इसको आप कैलकुलेट भी कर सकते हो सिंपल मैथ से। जो 1 डिग्री होता है लॉन्गिट्यूड चेंज, वो होता है आपका 4 मिनट के बराबर, राइट? तो जो 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड हो जाएगा चेंज, तो आप 1 घंटे का डिफरेंस आ जाएगा, राइट? तो अगर जो 0 डिग्री यहाँ पे है, यहाँ पे अगर दोपहर के 12 बज रहे हैं, तो जो 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड होगा, लेट्स से 15 डिग्री ईस्ट, लैटिट्यूड हमने नॉर्थ और साउथ में मेजर किया था, लॉन्गिट्यूड आपका ईस्ट और वेस्ट में बोला जाता है। 30 डिग्री ईस्ट, 40 डिग्री वेस्ट। ओके, तो लेट्स से 0 डिग्री पे 12 बज रहे हैं दोपहर के, तो मैं अगर बोलूं कि यार 15 डिग्री ईस्ट पे कितना टाइम हो रहा होगा, 1 घंटे आगे कर दो, दोपहर के 1 बज रहे होंगे। अगर मैं बोलूं कि 30 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड पे क्या टाइम हो रहा होगा, 2 घंटे आगे कर दो, दोपहर के 2 बज रहे होंगे, राइट? सिमिलरली जब आप वेस्ट साइड आओगे तो आपका टाइम कम होने लगता है, जैसे ईस्ट में बढ़ता है उस हिसाब से वेस्ट में कम होता है। तो जो इंडिया है, इंडिया आपका ईस्ट साइड में है, यूएसए आपका वेस्ट में है, एज पर द रेफरेंस लाइन ऑफ ग्रीनविच मीन टाइम। तो इसलिए यूएसए और इंडिया में लगभग 24 घंटे का आपका डिफरेंस होता है, राइट? तो ये कुछ चीजें हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। अब आओ जो मैं दिखा रहा था आपको, ये आपकी है, देखो यहाँ पे आपका ये यूके है, यहाँ से ये लाइन आपकी ऐसे पास हो रही है, राइट? ये ऐसे ऐसे पास हो रही है, ये है आपकी 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, इंडिया है यहाँ पे, राइट? यहाँ पे आपका यूएस,
तो यहाँ पे टाइम विल इंक्रीज, ये ईस्ट हो जाएगा, यहाँ पे ये वेस्ट डायरेक्शन है। तो ईस्ट में जब आप बढ़ोगे टाइम बढ़ेगा आपका, वेस्ट में जाओगे तो टाइम कम होगा। ऑलराइट, तो ये चीज़ें देखना, ध्यान रखिएगा। ऑलराइट, अब देखो एक इसी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट आता है इंटरनेशनल डेट लाइन का। तो जैसे ये देख रहे हो ये 0 डिग्री थी, तो ये तो अर्थ का सामने वाला साइड है, भाई पीछे भी तो होगा, पीछे भी तो कुछ होगा आपका, तो इसके जो ऑपोजिट है 180 डिग्री में, वो आपका होता है इंटरनेशनल डेट लाइन। तो देखो इंटरनेशनल डेट लाइन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स बता देता हूँ, जिससे आपको इस पर्टिकुलर चीज़ को समझने में बहुत आसानी होगी। बहुत बच्चों को इसमें डाउट्स आते हैं, तो देखो हमको समझना क्या है। तो 2 फंडे, लेट्स से दिस इज अर्थ, ये आपका अर्थ है। ओके, इस अर्थ में ये जो ग्रीन वाला पोर्शन है, अगर मैं इसको डिवाइड करूं बीच से, तो आपका जो ये वाला पोर्शन है, जैसे हमने नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर की बात की थी, ये आपका हो जाएगा वेस्टर्न हेमिस्फीयर और ये हो जाएगा आपका ईस्टर्न हेमिस्फीयर। तो ईस्टर्न हेमिस्फीयर में जनरली आपका देखो यहाँ पे जो आइडियल है ना, तो ईस्टर्न हेमिस्फीयर में आपके इंडिया, यहाँ पे लेट्स से इंडिया हो गया, जापान हो गया, ये सब आते हैं। वेस्टर्न हेमिस्फीयर में हमारा यूनाइटेड स्टेट्स, क्लियर, नीचे आपका साउथ अमेरिका, ये वाले कॉन्टिनेंट्स आते हैं। राइट, तो एक जो मैंने आपको फंडा बताया था, जो कि है जब आप वेस्ट टू ईस्ट मूव करते हो, लेट्स से दिस इज द डायरेक्शन नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट, ये आपके डायरेक्शंस होते हैं। जब आप वेस्ट टू ईस्ट मूव करते हो तो आप ऑब्वियस सी बात है बहुत सारे लॉन्गिट्यूड्स होते हैं, ऐसे ऐसे करके यहाँ पे ऐसे बहुत सारे लॉन्गिट्यूड्स होंगे। तो जब आप ऐसे ट्रैवल करोगे तो आपको हर लॉन्गिट्यूड जब आप क्रॉस करते हो हर डिग्री पे, तो आप 4 मिनट गेन करते हो। लेट्स से मतलब 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड जब आपने क्रॉस किया और यहाँ पे फिर 2 डिग्री लॉन्गिट्यूड, 3 डिग्री, तो आप ऐसे 4-4 मिनट गेन करते हो, मतलब 1 डिग्री इक्वल टू 4 मिनट्स। और जब आप 15 डिग्री क्रॉस कर लेते हो, ठीक है, जब 1 डिग्री पे लेट्स से यहाँ पे 12 बज रहे हैं, दोपहर के 12 बज रहे हैं, 12 नून, और आप मूव किए और आप 15 डिग्री लेट्स से ईस्ट लॉन्गिट्यूड में पहुंच गए। 1 डिग्री ईस्ट से आप 15 डिग्री ईस्ट पे जब पहुंच जाओगे तो आपका जो 1 घंटे से आप आगे हो जाओगे, तो यहाँ पे 1 PM होना होगा। ये क्लियर हुआ आपको? इसको एक और तरीके से मैं आपको बताऊं, जो हमने ग्रीनविच मीन टाइम में भी कवर किया था। जैसे आप ईस्ट मूव करोगे, ईस्ट डायरेक्शन में मूव करोगे, तो आपका टाइम आप लूज करते हो। क्लियर? टाइम कैसे लूज करोगे? एग्जाम्पल के तौर पे लेट्स से आपका लंदन में ग्रीनविच मीन टाइम में दोपहर के 12 बज रहे हैं, ठीक है, और इंडिया में लेट्स से आपको जाना है इंडिया, तो आपका जो लेट्स से कि इंडिया में 5 बज रहे होंगे शाम के, 5 घंटे इंडिया लगभग लंदन से आगे रहता है, 4.5-5 घंटे। क्लियर? तो लंदन में दोपहर के 12 बज रहे हैं, इंडिया में टाइम हो रहा है 5। एग्जाम्पल के लिए लेट्स से आपको लंदन में कोई मूवी देखनी है, आपका शो टाइमिंग है 12 बजे, दोपहर के 12 बजे आपको एक मूवी देखनी है, बट आपने बोला कि यार ये मूवी ना, मैं उनसे PVR वालों से बात करके बोलता हूँ मेरा ये शो इंडिया में करा दो 12 बजे, और आपके पास कोई लेट्स से टाइम मशीन है, आप उसमें गए और आप इंडिया पहुँच गए। जब आप 12 बजे लंदन से उस टाइम मशीन में गए हो और आप जब इंडिया पहुँचे हो, तो आपकी घड़ी में तो भाई 12 ही बज रहे हैं, लेकिन आपने अपने बगल वाले से पूछा कि आपकी घड़ी में क्या टाइम हो रहा है, वो बोलता है भाई हमारे यहाँ शाम के 5 बज रहे हैं। ठीक है, वो इतना टाइम डिफरेंस अपना इंडिया और लंदन के बीच में 4.5-5 घंटे का होता है। तो आपको लगेगा यार मेरे पास तो समय ही नहीं है, मेरी तो मूवी गई, मेरी तो मूवी 12 बजे की थी। तो मैंने क्या किया, मैंने अपने जो समय था वो खो दिया। ये क्लियर हुआ आपको? सिमिलरली लेट्स से आप इंडिया में हो, ठीक है, इंडिया में हो आप, और यहाँ पे लेट्स से शाम के 5 बज रहे हैं, ओके, और एक है आपका लंदन,
लंदन में दोपहर के 12 बज रहे होंगे, क्योंकि आपको पता है हम ईस्ट से वेस्ट जा रहे हैं, और जब आप ईस्ट से वेस्ट जाते हो ना तो आप टाइम गेन करते हो, टाइम गेन करते हो। इससे बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं, सर वहां तो लेकिन जल्दी हो रहा होगा, ठीक है, हमारे यहाँ 5 बज रहे हैं, वहां तो दोपहर के 12, हम तो टाइम लूज किया। नहीं, वैसे मत सोचो, एज ए इंडिविजुअल सोचो, इंसान के फॉर्म में। दोपहर आप शाम के 5 बजे इंडिया में हो, ठीक है, वही अगेन आपका मूवी का शो है 5 बजे का, आपने पीवीआर वाले से बात की कि यार मेरा ना लंदन में शिफ्ट कर दो शाम के 5 बजे वाला शो, मैं उसी में जाके देखूंगा। तो आप अपने टाइम मशीन में गए और आप टेलीपोर्ट हो गए लंदन। लंदन में गए, आप गए सिनेमा हॉल पे, ठीक है, तो बोल रहे भाई मूवी चलाओ, तो बोलते सर शाम के 5 बजे की मूवी है। तो बोलता है हाँ भाई मेरी घड़ी में तो शाम के 5 ही बज रहे हैं। बट बोला नहीं सर, लंदन में इस टाइम अभी दोपहर के 12 बज रहे हैं, आपके पास अभी 5 घंटे बचे हुए हैं, 5 घंटे बाद आपका शो स्टार्ट होगा। तो आपके पास क्या है यार, 5 घंटे मेरे पास एक्स्ट्रा बच गए, मतलब मैंने टाइम को गेन किया। ये क्लियर हुआ आपको? तो ये चीज़ रहती है। अब देखो यही कॉन्सेप्ट ना जब इंटरनेशनल डेट लाइन पे हम बात करते हैं, तो देखो ये जो लाइन दिख रही है आपको ऐसे, ये कहलाती है इंटरनेशनल डेट लाइन, और ये होता है आपका 180 डिग्री ईस्ट वेस्ट लॉन्गिट्यूड। ग्रीनविच मीन टाइम कहाँ पे था? ये, जो कि क्या था 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, ठीक है। आप लंदन से स्टार्ट किए चलना 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 और आप पहुंच गए 180 डिग्री ईस्ट वेस्ट लॉन्गिट्यूड पे। तो ये चीज जो 180 डिग्री ईस्ट वेस्ट लॉन्गिट्यूड है ना, इसको हम बोलते हैं इंटरनेशनल डेट लाइन। अब देखो इसका सिग्निफिकेंस क्या होता है। ये सब कोई एक्चुअल लाइंस नहीं है, ये इमेजिनरी लाइंस हैं। अपने डे टू डे लाइफ के लिए, काम आसान करने के लिए, टाइम में मिसमैच ना हो, ये लाइनें बनाई गई थी, ठीक है। तो मैंने क्या बताया था आपको फंडा, जब आप लेट्स से 0 डिग्री है, ठीक है, आप मूव करना स्टार्ट किए ईस्ट साइड, तो आपका क्या होगा, टाइम जैसे यहाँ पे दोपहर के 12 बज रहे होंगे, तो यहाँ दोपहर के 1 बज रहे होंगे, 2 बज रहे होंगे, 3, ऐसे करते करते जब आप यहाँ जाते हो तो यहाँ पे आपका लेट्स से आपका टाइम हो जाएगा, लेट्स से आप मान लो 12 घंटे आगे, ठीक है। अब होता क्या है, ईस्टर्न हेमिस्फीयर और वेस्टर्न हेमिस्फीयर की जो मैंने आपको बात की थी, ईस्टर्न और वेस्टर्न, ओके। तो ये कॉन्सेप्ट होता है, ये पहले आप लाइन समझ लो। जो लोग पीपल ट्रेवलिंग वेस्टवर्ड अराउंड द वर्ल्ड मस्ट सेट देयर क्लॉक, वो अपनी घड़ियां कैसे ठीक करते होंगे। तो वेस्टवर्ड ना, लेट्स से ये अर्थ है, मैं वेस्टवर्ड मूव कर रहा हूं, ठीक है, यहाँ पे लेट्स से ये 0 डिग्री है और इसी के पीछे आपका 180 डिग्री वाला होगा इंटरनेशनल डेट लाइन। 0 के ऑपोजिट ही 180 होगा, क्योंकि अर्थ तो 360 डिग्री है। 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, ऐसे करते करते 180 डिग्री इसके पीछे हो जाएगा, फिर ये अगेन 180 डिग्री। तो टोटल जो अर्थ है वो 360 डिग्री लॉन्गिट्यूड्स में बटा हुआ है। क्लियर? तो आपका क्या होगा, आपने स्टार्ट किया वेस्ट साइड मूव करना। वेस्ट साइड जब आप मूव करोगे तो आपका टाइम कैसे होगा, लेट्स से आपने इंडिया से स्टार्ट किया, इंडिया में बच रहे थे दोपहर के 12 नून, आपने स्टार्ट किया मूव करना वेस्ट साइड, तो आपका टाइम क्या होगा, पीछे होने लगेगा। आगे गए तो यहाँ पे सुबह के 11, फिर और आगे तो सुबह के 10, 9, 8, ऐसे करते करते आप जाओगे। तो और जब आप गए ऐसे वेस्टवर्ड जा रहे हो तो आप पहुंच जाओगे कहाँ पे, इंटरनेशनल डेट लाइन में पीछे साइड। क्लियर? अब वहां पे क्या होगा, यहां पे देखिए, अब आप पहुंच गए भाई इंटरनेशनल डेट लाइन पे। आपने इंडिया से स्टार्ट किया था चलना, गोल घूम के पहुंच गए आप कहां पे, यहां पे। आपका समय तो पीछे हो रहा था, ओके, लेकिन जैसे ही आपने आइडियल क्रॉस किया तो क्या हो जाएगा, आप किस हेमिस्फीयर में आ जाओगे, ईस्टर्न हेमिस्फीयर में आ जाओगे। ये ईस्टर्न हेमिस्फीयर है, ये यूएस वाला वेस्टर्न हेमिस्फीयर था। तो ईस्टर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा, आप आगे रहते हो समय में, याद है टाइम, आप जब ईस्ट साइड मूव करते हो तो टाइम तो लूज होता है, ठीक है, मतलब समय में तो आगे रहोगे। तो यहाँ पे आपका क्या टाइम था, यहाँ पे दोपहर के 12 बज रहे थे, फिर यहाँ सुबह के 11, सुबह के 10, सुबह के 9, सुबह के 5, 4, करते करते आप रात में आ गए 12 मिडनाइट यहाँ पे। तो आप कहाँ पहुँच जाओगे, आप लेट्स से यहाँ पे 10 जनवरी हो रही है,
ठीक है, 10 जनवरी हो रही है, तो अब जैसे ही इसको क्रॉस करोगे आपने एक डे गेन कर लिया, यहाँ पे 11 जनवरी होगी। क्यों? क्योंकि ईस्टर्न हेमिस्फीयर वेस्टर्न हेमिस्फीयर से समय में आगे रहता है। ठीक है, तो यही कॉन्सेप्ट है। तो जब आप ये इसको ऐसे क्रॉस करोगे, राइट, फ्रॉम वेस्टर्न हेमिस्फीयर टू ईस्टर्न हेमिस्फीयर, यू विल गेन 1 डे। ठीक है, और लेट्स से आप ईस्टर्न हेमिस्फीयर से वेस्टर्न हेमिस्फीयर में आइडियल को क्रॉस करोगे ऐसे, तो आप एक दिन लूज कर दोगे। लेट्स से यहाँ पे 11 जनवरी थी, तो अब वेस्टर्न हेमिस्फीयर में आ गए, तो आपको पता है वेस्ट तो समय में हमसे पीछे ही चलता है, तो यहाँ पे 10 जनवरी हो रही होगी। तो ये कॉन्सेप्ट होता है इंटरनेशनल डेट लाइन का। ठीक है, तो 2 चीज ध्यान रखना, पीपल ट्रैवलिंग वेस्टवर्ड, अगर आप वेस्ट जबर्ड जा रहे हो, मतलब ईस्ट डायरेक्शन से आप वेस्टवर्ड मूव कर रहे हो, तो आपका जो टाइम तो होगा वो क्या होगा, पीछे होने लगेगा। ठीक है, और जैसे ही आपने इंटरनेशनल डेट लाइन को क्रॉस किया, आप गए वेस्टवर्ड 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 गए आप, और अब आप यहाँ पे पीछे आइडियल को जैसे ही क्रॉस किया, ठीक है, आप अपनी घड़ी को एक दिन से आगे कर दोगे, क्योंकि आप कहाँ पे पहुँच गए हो, आप वेस्टवर्ड मूव कर रहे थे, आप घूमते 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 इंटरनेशनल डेट लाइन पे पहुँच गए, और अब आप कहाँ पे किस हेमिस्फीयर में आ जाओगे, आप आ जाओगे ईस्टर्न हेमिस्फीयर में। ये वेस्टर्न हेमिस्फीयर और ये ईस्टर्न, तो अब जैसे ही ईस्टर्न हेमिस्फीयर में आए एक दिन आपने गेन कर लिया, तो वही चीज बोली हुई। ठीक है, और सिमिलरली ऑपोजिट अगर आप देखा जाए कि भाई ये अर्थ है, ये आपका ईस्टर्न और ये वेस्टर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, और अगर आप ईस्टवर्ड अगर ट्रैवल कर रहे हो, आप ऐसे ट्रैवल कर रहे हो, ऐसे घूमते गए घूमते गए घूमते गए, तो समय तो आपका क्या होगा, लेट्स से यहाँ पे आपका दोपहर के 1 बज रहे हैं 1 PM, तो यहाँ 2 PM हो जाएगा, 3 PM, 4 PM, 5 PM, मतलब टाइम में तो आप आगे बढ़ रहे हो। लेकिन जैसे ही आपने आइडियल को 180 डिग्री पे क्रॉस किया, आप किस हेमिस्फीयर में पहुंच जाओगे, आप पहुंच जाओगे वेस्टर्न हेमिस्फीयर में। तो आप अपने घड़ी को एक दिन 24 घंटे पूरे पीछे कर दोगे अपॉन क्रॉसिंग द इंटरनेशनल डेट लाइन। ये क्लियर हुआ आप सबको? आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो बस आपको ये ध्यान देना, जब आप वेस्टर्न हेमिस्फीयर से ईस्टर्न हेमिस्फीयर में घुसोगे तो एक दिन गेन करोगे, ईस्टर्न हेमिस्फीयर से वेस्टर्न हेमिस्फीयर में जब जाओगे तो आप एक दिन अपना घड़ी को पीछे कर लोगे। ठीक है, तो ये सारा कॉन्सेप्ट था। ऑलराइट, चलिए ऐसे ही आता है, देखो इसी लॉन्गिट्यूड में एक होता है हमारा इंडिया का 82.5 डिग्री ईस्ट लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड। तो ये है देखो 82.5 डिग्री ईस्ट। तो अगर मैं यहाँ पे आपको वर्ल्ड मैप दिखाऊं आपको और क्लैरिटी आएगी। ये देख रहे हो इंडिया यहाँ पे, तो यहाँ से जो ऐसे पास कर रहा है ये 82.5 डिग्री ईस्ट। ओके, तो ये ध्यान रखना, ये इंडिया का जो लोकल है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इसी मेरिडियन के हिसाब से आपका डिसाइड होता है। द लोकल टाइम एट दिस मेरिडियन इज टेकन एज द स्टैंडर्ड टाइम फॉर होल कंट्री। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है कि गुजरात में 6 बज रहे हैं तो भाई अरुणाचल में, गुजरात में अगर 6 बज रहे हैं तो अरुणाचल में आपका टाइम बढ़ जाएगा, वहाँ टाइम ज़्यादा हो रहा होगा, ऐसा नहीं। हमारे सिंगल टाइम जोन है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम 82.5 डिग्री। अगर गुजरात में 6 बज रहे हैं शाम के तो उधर भी 6 बज रहे होंगे शाम के, भले ही वहाँ अंधेरा हो गया हो, रात हो गई हो, लेकिन टाइम वही रहेगा। कई देश होते हैं जहाँ पे मल्टीपल टाइम जोन्स होते हैं, राइट। लेट्स से कि ये एक टाइम जोन है तो इनका एक पर्टिकुलर टाइम होगा, ये एक दूसरा टाइम जोन है, यहाँ पर कोई दूसरा टाइम हो रहा होगा। एक ही देश में ऐसा होता है, रशिया में है, फ्रांस में सबसे ज़्यादा टाइम जोन्स है। ये क्वेश्चन भी पूछता है कि किस देश में सबसे ज़्यादा टाइम जोन्स है, तो फ्रांस है, वो याद रखिएगा। तो इंडिया का 82.5 डिग्री ईस्ट ये आपको पता होना चाहिए। अब देखो क्वेश्चंस कैसे पूछते हैं आपसे ना, ये कॉन्सेप्ट पे नहीं आएगा कि यार टाइम बढ़ा कि कम हुआ, ही नहीं आता है। पूछ भी सकते हैं, बट जो ज्योग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जो आजकल पूछा जा रहा है कि भाई ये किस किस स्टेट से क्रॉस होता है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, तो आपको याद होना चाहिए उत्तर प्रदेश, MP, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, इन स्टेट से गुजर रहा है। ये सब क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम में, ठीक है। तो ये अच्छे से आपको कवर होना चाहिए। चलिए अब अगला आता है थोड़ा अर्थ के बारे में, डायनेमिक्स देख लेते हैं, अर्थ की डायनेमिक्स। तो ये है आपका अर्थ और ये आपकी है एक्सिस। अर्थ थोड़ा सा ऐसे स्लाइटली टिल्टेड है, सीधा एकदम सर्कुलर नहीं है, राइट, थोड़ा टिल्टेड है ऐसे करके।
और ये आपकी इक्वेटर है। तो अगर मैं आपको बताऊं जो अर्थ का टिल्ट है, द वर्टिकल लाइन फ्रॉम द अर्थ्स ऑर्बिटल प्लेन, तो लेट्स से ये अर्थ का ऑर्बिटल प्लेन है, तो अर्थ 66.5 डिग्री बनाता है किसके साथ, एक्सिस के साथ एंगल। ऑलराइट, अर्थ का जो ऑर्बिटल प्लेन है वो 66.5 डिग्री एंगल बनाता है एक्सिस के साथ। और अगर हम वर्टिकल की बात करें, जो वर्टिकल प्लेन है ये वाला, इसके साथ जो अर्थ का एक्सिस है वो 23.5 डिग्री का एंगल बनाता है। और इस इंक्लिनेशन का क्या सिग्निफिकेंस है वो भी मैं आपको आगे बताता हूं, तो ये ध्यान रखना। अगर मैं बोलूं कि ऑर्बिटल प्लेन के साथ 66.5 डिग्री है, वर्टिकल लाइन, वर्टिकल ऑर्बिट प्लेन ये जो है इसके साथ 23.5 डिग्री बनाता है। ओके, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है मैं आपको अभी बताता हूं। इसका सिग्निफिकेंस है आपका सीजनल चेंजेस। ऑलराइट, सीजन में जो चेंजेस होते हैं, कैसे कभी ठंड पड़ रही, गर्मी पड़ रही, बारिश हो रही है, स्प्रिंग आ रहा है, ऑटम आ रहा है, ड्यू टू द इंक्लिनेशन ऑफ अर्थ्स एक्सिस। ये अभी हम जब क्लाइमेटोलॉजी वगैरह कवर करेंगे उधर ही बताऊंगा, अभी कॉन्सेप्ट समझो। तो देखो होता क्या है, अगर हम स्टार्ट करें, चलो भाई समर से ले लेते हैं। तो आप ये देख पा रहे हो जो हमारा अर्थ है ये ऐसे इंक्लाइंड है। ओके, ऐसे इंक्लाइंड है। तो जो सन रेज है ना, इसका जो नॉर्थ पोर्शन, अगर मैं नॉर्थ पोर्शन की बस बात करूं, ये सन के साइड ऐसे इंक्लाइंड है, तो सारी सन रेज नॉर्थ पे ऐसे जा रही हैं। और जो सदर्न पोर्शन है, ये साउथ वाला पोर्शन है, इधर सन रेज उतनी नहीं आती है। ओके, इस वजह से गर्मियों के टाइम ड्यूरिंग द सीजन ऑफ मार्च, अप्रैल, मई, जून, हमारा अर्थ का पोर्शन ऐसे रहता है। जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, अगर मैं बात करूं, ये हेमिस्फीयर में अगर मैं डिवाइड करूं इसको, तो जो ऊपर वाला पोर्शन है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर। तो जो हमारा जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है वो ऐसे टिल्ट रहता है सन के साइड, और इसी वजह से समर सीजन हमारे यहाँ होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। कब? ड्यूरिंग द सीजन ऑफ मार्च, अप्रैल, मई। ठीक, और जब हमारे यहाँ गर्मी रहती है, इंडिया हमारे यहाँ की मतलब इंडिया की बात कर रहा हूँ, इंडिया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आता है। ओके, तो जब हमारे यहाँ गर्मी होती है, ऑस्ट्रेलिया जो कि सदर्न हेमिस्फीयर में है, यहाँ पे विंटर्स होती हैं। रीजन, जो सदर्न हेमिस्फीयर अगर आप देख रहे हो, जो नीचे वाला पोर्शन है ये सन से दूर है, और जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर वो सन के साइड टिल्टेड है, तो सन रेज पूरी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ऐसे आ रही हैं। क्लियर हुआ? अब देखो, ड्यूरिंग द विंटर सीजन, इधर आ जाओ आप, सन का जो टिल्ट है कैसा हो गया है। अब जो सदर्न हेमिस्फीयर है आपका, ये जो सदर्न हेमिस्फीयर है ये सन के साइड ऐसे फेस किया हुआ। अब अर्थ की एक्सिस ऐसे हो गई है, क्योंकि वो उधर से ऐसे रोटेट करते हुए आई और अब यहाँ पे है। ये देख रहे हो आप, मेरे हाथ देखो, हाथ का डायरेक्शन दो। अभी अर्थ का एक्सिस ऐसा है, ठीक है, समर। अब ये देखो, अर्थ आपका यहाँ पे आ गया रिवॉल्व करते हुए अराउंड द सन। अब क्या हुआ, सदर्न हेमिस्फीयर आपका जो नीचे वाला पोर्शन है ये आपका सन के साइड है, सन की सारी रेज ऐसे आ रही हैं, और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पीछे हो रखा है, उधर सन की रेज बहुत कम जा पाती है। तो इस वजह से ड्यूरिंग द विंटर सीजन, यहाँ पे विंटर सीजन क्यों है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, क्योंकि सन रेज नहीं आती हैं, इसलिए नवंबर, दिसंबर, जनवरी, इंडिया जो कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, पूरा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर विंटर्स सीजन यहाँ पे होता है। और इसी टाइम ऑस्ट्रेलिया जो कि सदर्न हेमिस्फीयर में है, जो कि अर्थ सन के साइड ऐसे टिल्टेड है, जिसका सदर्न फेस, यहाँ पे समर सीजन होता है। क्लियर हुआ? तो ये एक बड़ा रीजन है। ऐसे ही जब आप थोड़ा यहाँ मूव करते हो तो यहाँ पे ऐसे स्प्रिंग और ऑटम आता है। हमको समर और विंटर्स पे भी फोकस करना है। जब क्लाइमेटोलॉजी हम करेंगे तो उसमें चेंज ऑफ सीजन आएगा, तो उसमें मैं अगेन वहाँ पे आपको ये क्लियर करवाऊंगा। ठीक है, आई होप यहाँ पे तो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। टिल्ट, जो अर्थ का टिल्ट है उससे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, सीजन चेंज हो रहे हैं, राइट। चलिए अब इसी से रिलेटेड कुछ बात देखते हैं, कुछ टर्म्स हैं, उसको आपको अच्छे से क्लियर करना है। पहला टर्म है समर सॉलिस्टिस,
दूसरा विंटर सॉलिस्टिस और तीसरा इक्विनॉक्स। तो ये तीनों नाम बड़े बड़े लग रहे हैं, है कुछ नहीं, ये बस है सन का पोजीशन कहाँ पे होगा उसके ऊपर है। मैंने आपको क्या बताया था, दिस इज अर्थ, ये इक्वेटर है, दिस इज इक्वेटर, दिस इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कितना है 23.5 डिग्री नॉर्थ। ये है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23.5 डिग्री साउथ। तो जो सन का मूवमेंट है, लेट्स से दिस इज सन, यहाँ बीच में जो सन है, सन इन दोनों ट्रॉपिक्स के बीच में मूव करता है। सन नहीं मूव करता, जो सन रेज होती है ना वो मूव करती है, वो बस बोलने के हिसाब से हमने बोल दिया कि सन मूव करता है। तो सन रेज है इन दोनों के बीच में मूव करती है। और वो सन रेज क्यों मूव कर रही, बिकॉज अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन। तो जो सन रेज है इन दोनों के बीच में मूव करते रहेंगी आपकी। ऑलराइट, तो अब देखो, जब सन इक्वेटर के एकदम ऊपर होगा, एग्जैक्टली ऑन द इक्वेटर, तो आपको वो जो टर्म बोलते हैं वो होता है इक्विनॉक्स। जब सन एग्जैक्टली इक्वेटर पे होगा उसको बोलते हैं इक्विनॉक्स, और ये साल में 2 बार होता है। इक्वेटर, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक, सन जो मूव करता है, एक बार इधर मूव किया, फिर वहां से इधर आएगा नीचे, तो अगेन ये 2 बार सन को इक्वेटर को क्रॉस करेगा। याद आ रहा है, बोल रहा था ना विंटर्स में देखो सन की पोजीशन कहाँ रहेगी, सन विल बी डायरेक्टली ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। जब भी मैं बोलूँ विंटर कहाँ रहेगी ना, आप माना करो इंडिया जो कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, तो हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर फोकस करके बात कर रहे हैं। तो जब विंटर सीजन रहेगा तो सन वुड बी ऑन ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, तब हमारे यहाँ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में विंटर्स होंगी। अब देखो सन रिवॉल्व किया, मतलब अर्थ रिवॉल्व किया सन के अराउंड, तो जो सन है, सन रेज होंगी, सन अब ऊपर मूव करने लगेगा। जो बोलते हैं ना उत्तरायण हो रहा है, सन रेज अब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर साइड आएंगी, तो सन धीरे 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 करके इक्वेटर के ऊपर पहले पहुंचेगा। ये कब पहुंचेगा, 21 मार्च, लॉन्गेस्ट डे बोली जाती है, ठीक है, लॉन्गेस्ट डे इक्वेटर के ऊपर पहुंचेगा। फिर और होते होते यहां ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर पहुंचेगा। राइट, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर कब पहुंचेगा, ये पहुंचेगा 21 ऑफ जून, सॉरी, ये होता है लॉन्गेस्ट डे। इक्वेटर पे इक्विनॉक्स होता है, बराबर दिन और रात बराबर होते हैं, मैं उल्टा बोल गया, इक्विनॉक्स में दिन और रात बराबर होंगे। जब सन इक्वेटर के ऊपर होगा तब हमारे इसको बोलते हैं इक्विनॉक्स, इक्वल लेंथ ऑफ डे एंड नाइट। राइट, तो ये होता है 21 मार्च को एक बार होगा। अब देखो सन इक्वेटर क्रॉस किया और ये पहुंच गया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर जब सन का पोजीशन रहता है, इसको हम बोलते हैं समर सॉलिस्टिस। राइट, जो कि होता है 21 जून। यहाँ पे दिन का टाइम सबसे ज्यादा हो जाता है और सबसे छोटी रातें होती हैं, तब हम बोलने लगते हैं यार गर्मियाँ आ गई हैं अब। क्लियर हुआ? राइट, ये होली के आसपास का टाइम रहता है जिसमें सन एकदम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर आ जाता है। देखो ये, और इसमें क्या होगा, सीजन कैसा है, गर्मी आने लगी अपने यहाँ, जो अभी का टाइम था गर्मियाँ चालू हो गई। अब क्या होगा, सन वापस यहाँ पे था ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में, ये अगेन मूव करेगा धीमे 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 करके इक्वेटर के ऊपर आएगा। ओके, अब वो कब आएगा इक्वेटर के ऊपर, जब हम धीमे धीमे सर्दियों की तरफ बढ़ रहे होंगे। सन रेज नॉर्दर्न हेमिस्फीयर से अब नीचे जा रही हैं, तो अब वो आ जाएगा 23 सितंबर को अगेन इक्वेटर के ऊपर। इक्वेटर के ऊपर अगेन आ जाएगा 23 सितंबर को। फिर यहाँ पे इक्वल लेंथ ऑफ डे एंड नाइट होगा, और फिर मूव करते करते ये वापस ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे आ जाएगा। इसको हम बोलेंगे, जब ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे सन होगा, मतलब हमारे यहाँ सर्दियाँ हो रही हैं, ऑस्ट्रेलिया में गर्मियाँ पड़ रही हैं, और इसको हम बोल देंगे विंटर सॉलिस्टिस। ये कब होता है, 22 दिसंबर को। 22 दिसंबर हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा ठंड होता है और सबसे छोटी रातें।
सबसे बड़ी रात है, सबसे छोटा दिन हो जाएगा हमारे यहाँ, ठीक है। 22 दिसंबर सबसे लंबी रातें हमारे यहाँ होंगे और सबसे छोटा दिन हो जाएगा, क्योंकि सर्दियाँ आ गई हैं। सर्दियों में रातें बड़ी होती हैं, दिन छोटे होते हैं। ये क्लियर हुआ आपको? कोई भी डाउट हो तो आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये होता है, और ये क्यों हो रहा है? ड्यू टू द रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन। सन का अपेरेंट मूवमेंट होते रहता है, और जब सन की पोजीशन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे रहेगा उसको हम बोल देंगे समर सॉलिस्टिस। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे जब रहेगा उसको हम बोल देंगे विंटर सॉलिस्टिस। और जब इक्वेटर के ऊपर सन का पोजीशन रहेगा तब हम बोल देंगे इक्विनॉक्स है। क्लियर? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ की। स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ की हम बात करेंगे, ऑलराइट। तो इसको हम अब अगले सेशन में कवर करते हैं, स्टार्ट करते हैं इसको, स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ को, ऑलराइट। यहाँ तक आपने देख लिया क्या क्या चीज़ें हमने कवर की हैं। अब हम बात करेंगे, ये तो हमारी अभी तक इस सेशन में क्या बातें हुई, अर्थ का ओरिजिन कैसे हुआ, बेसिक टर्म्स हमने देखी। अब हम बात करेंगे अर्थ के इंटीरियर में कैसा है, अर्थ एज अ होल, उसका स्ट्रक्चर क्या है। जो डायग्राम देख रहे हो इसको इन डिटेल हम तैयार करेंगे, ऑलराइट। टिल देन आप आराम से पढ़ाई करें, मैं आपसे अगले सेशन में मिलता हूँ, ठीक है। हैव अ सेफ डे, बाय।